प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं सामान्य बीमा कंपनियों का चिट्ठा कैसे बनाया जाएगा, बैलेंस शीट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्रोफार्मा क्या होता है उसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसके पहले रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, उन सारे के प्रोफार्मा में बतला चुका हूं। इसकी भी कुछ अनुसूचियां होती हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत लिखते हैं हम कोष के स्रोत, सोर्सेज ऑफ फंड। इसमें सबसे पहले आता है अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। इसके लिए शेड्यूल नंबर 5 प्रिपेयर करते हैं। चालू वर्ष का और गत वर्ष के डाटा यदि दिए हुए हैं तो अलग अलग शो करेंगे। संचय और आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस दूसरा पॉइंट होता है। अनुसूची 6 उचित मूल्य परिवर्तन खाता, ये कभी कभी आता है जब विनियोगों के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन पॉइंट ये बड़ा कम आता है। उधार हमने किन किन लोगों से लिया, तो ये आपका शेड्यूल नंबर 7 में आ जाता है। ये लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा एक प्रकार से। और इधर लिखते हैं कोषों का प्रयोग। अब ये जो कोष मैंने इकट्ठे किए हैं, इनका एप्लीकेशन क्या क्या हुआ, विनियोगों में कितना पैसा लगाया हमने, शेड्यूल नंबर 8। ऋण 9 नंबर। स्थायी संपत्तियों में कितना विनियोजित किया, 10 नंबर। चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो करंट एसेट्स की शेड्यूल अलग से नहीं है, उसको बता रहा हूँ मैं। इसमें चालू संपत्तियां हो गई, इसमें नगद और बैंक बाकी, इसके लिए शेड्यूल नंबर 11। अग्रिम और अन्य संपत्तियां, शेड्यूल नंबर 12। ये दोनों का पहले सब टोटल कर लेते हैं, उपयोग 11 और 12 का। इसमें से चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज़, शेड्यूल नंबर 13, और प्रावधान जो है ये 14 नंबर। इन दोनों को माइनस करते हैं, इसका सब टोटल 2 होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम शुद्ध चालू संपत्तियाँ, नेट करंट एसेट्स, यानी चल संपत्तियाँ माइनस चल दायित्व इज इक्वल टू नेट करंट एसेट्स होता है। तो C इज इक्वल टू A माइनस B इसके अंतर्गत निकाल लेते हैं। और आखिरी में ये आपका 15 नंबर जो होता है, ये आपका विविध व्यय, टू बी एक्सटेंड नॉट रिटन ऑफ एडजस्टमेंट, और लाभ हानि खाते का नामे शेष। यदि डेबिट बैलेंस है तो उसको यहाँ पर इसके अंतर्गत नोट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये संपत्ति पक्ष का इसके अंतर्गत टोटल हो जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, अंश पूंजी की अनुसूची 5 रहती है। इसमें अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, मांगी गई पूंजी, उसमें से अवशिष्ट याचना घटा देते हैं। यदि अंशों के हरण पर कोई पैसा हमको मिला है, जब्ती का पैसा, तो उसको इसके अंतर्गत जोड़ देते हैं। अनुसूची 1 5 नंबर जो है अंश पूंजी की इस प्रकार से बन जाती है। हर पॉइंट को अलग अलग शो करना पड़ता है, जितने अपने को प्रश्न में दिए रहेंगे। उसके बाद देखेंगे ये संचय और आधिक्य का हेडिंग दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले पूंजी संचय, पूंजी शोधन संचय, अंश प्रीमियम, सामान्य संचय। इसमें लाभ हानि खाते के यदि डेबिट बैलेंस होगा तो उसको घटा देंगे, और पुनः यदि अंशों के क्रय में कोई राशि लगाए तो उसको भी माइनस कर देंगे। ये कैटास्ट्रॉफी रिजर्व आपत्ति संचय कहलाता है, और अन्य संचय। और लाभ हानि खाते का जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको इसके अंतर्गत नोट करके ये संचय और आधिक्य की सूची का हम टोटल कर लेते हैं। अब उधार हमने किससे किससे लिया, अनुसूची 7 आपको बताया मैंने। तो कितने ऋण पत्र हमने जारी किए, बांड जारी किए। बैंकों से कितना उधार लिया, अलग अलग दिया होगा प्रश्न में। वित्तीय संस्थानों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने क्या क्या लोन लिया, ये आपका उधार वाले शेड्यूल में आता है। और अन्य यदि कहीं से हमने उधार लिया तो यहाँ स्पेसिफाइड कर देंगे, लिख देंगे। अब इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट मैंने कहाँ किया, इन्वेस्टमेंट को विनियोगों को 2 भागों में बांटते हैं, दीर्घकालीन विनियोग और दूसरा होता है अल्पकालीन विनियोग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको अलग अलग वही टाइप के आइटम हैं। सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी बॉन्ड्स में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेजरी बिल में कितना इन्वेस्ट किया, अन्य अनुमोदित सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियाँ, अन्य इन्वेस्टमेंट अंशों में, समता अंशों में, पूर्वाधिकार अंशों में, म्यूचुअल फंड में,
ये डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट करके लिखा हुआ है, डिबेंचर में कितना इन्वेस्ट किया, यानी किसी दूसरी कंपनी के हमने डिबेंचर बॉन्ड परचेज़ किए और अन्य सिक्योरिटीज़ करके दिया हुआ है। ये आपका लॉन्ग टर्म लोन हो। अल्पकालीन ऋण, ये देखेंगे अल्पकालीन विनियोग, सरकारी प्रतिभूतियों में, सरकारी गारंटीड प्रतिभूतियों में, ट्रेजरी बिल में, अन्य अनुमोदित सिक्योरिटीज़ वही पॉइंट्स हैं, अन्य इन्वेस्टमेंट अंशों में, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, म्यूचुअल फंड, और ये पूरे पॉइंट्स लगभग आपके उसी प्रकार से हैं। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब लोन हमने किसको किसको दिया, इसको 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो होता है सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन, यानी प्रतिभूति के अनुसार सुरक्षित प्रतिभूति, असुरक्षित प्रतिभूति कौन कौन सी है, उसके अनुसार इसको बांट लेते हैं। तो एक आपका ये टोटल आ जाएगा। दूसरा होता है हमने किसको किसको उधार दिया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कितना दिया, अन्य विविध जो औद्योगिक संस्थान है उसको कितना ऋण दिया। तो ये आपका रहता है ये तीसरा पार्ट। दूसरा पार्ट तीसरा होता है परफॉर्मेंस के अनुसार जो है लोन को हम क्लासिफाइड करते हैं, इंडिया में कितना, आउटसाइड इंडिया, नॉन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस, है ना, उनके आधार पर इसको बांटते हैं। और चौथा होता है इसके अंदर परिपक्वता के आधार पर। तो इसको 4 भागों में बांट के हमको इसके अंतर्गत दिखाना पड़ता है। हालांकि टोटल बैलेंस शीट में हम एक ही लिखेंगे, उसको बार बार आपका बाइफर्केशन है। 10 अनुसूची स्थायी संपत्तियां, तो इसमें आपका ये स्थायी संपत्तियों के नाम लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना था, वर्ष में और कितना खरीदा, यदि कोई बेचा है तो घटा देंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। और क्लोजिंग बैलेंस में ह्रास को घटा देंगे, तो इधर आपका लास्ट दिखता है। इतने कॉलम व्यवहार में हम बनाते नहीं, केवल इसके अंतर्गत प्रारंभिक शेष कितना है। जैसे मान लीजिए 5 लाख की संपत्ति थी पहले हमारे पास, मशीन थी, 2 लाख की मशीन और ख़रीदी, मान लीजिए 3 लाख की बेच दी, तो यहाँ पर 4 लाख क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और 4 लाख में जितना डेप्रिसिएशन होगा उसको घटा देंगे, तो इधर शुद्ध ब्लॉक आ जाएगा, शुद्ध समूह में कितनी संपत्तियां हमारे पास बची। इस प्रकार की शेड्यूल इसके अंदर बना लेते हैं। 11 नंबर में आते हैं आपका रोकड़ और बैंक बैलेंस। तो कैश हमारे पास कितना है, बैंकों में कितना डिपॉजिट है, अल्पकालीन करंट अकाउंट, बचत खाता, मनी एट कार्ड एंड शार्ट नोटिस, अल्पकालीन सूचना राशि, अन्य। इस प्रकार से 11 अनुसूची हम बना लेते हैं। 12 में आपका हमने किसको किसको अग्रिम दिया या अन्य संपत्तियां, तो किसको किसको अग्रिम वगैरह दिया है हमने, इसको इसके अंतर्गत लिख देते हैं। मतलब आपका ये और भी आइटम्स हैं, एडवांस टू डायरेक्टर, ये अन्य संपत्तियां। तो अर्जित विनियोगों पर ब्याज, अदत्त प्रीमियम है, एजेंटों की बाकी कितनी है, फॉरेन में जो एजेंसी है उनके कितने बैलेंस हैं, अन्य किसी व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त करना है। ये इतने सब प्रायः आइटम मिलते नहीं, ये केवल प्रोफार्मे में आपका चीज़ें इसके अंतर्गत दी हुई हैं। उसी प्रकार ये चल दायित्व, एजेंट को कितना देना बाकी है, अन्य इंश्योरेंस कंपनी को कितना देना बाकी है, जो प्रीमियम हमको एडवांस रिसीव हुआ है, विविध लेनदार है, अदत्त दावे लिखा हुआ है, ये सब इधर नोट कर लेते हैं। प्रोविज़न में ये आपका असमाप्त जोखिम के लिए संचय, अतिरिक्त संचय, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये 14 नंबर प्रोविज़न के अंतर्गत इसको इसके अंतर्गत नोट कर लेते हैं। कोई प्रस्तावित लाभांश है या लाभांश वितरण कर है, तो उसको भी ये 14 नंबर प्रावधान के अंतर्गत नोट करते हैं। और आखिरी आपका 15 नंबर शेड्यूल होता है डिस्काउंट अलाउड, यदि अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर कोई बट्टा दिया गया, उस राशि को यहाँ विविध व्ययों के अंतर्गत हम नोट करते हैं, और अन्य कोई खर्चा होगा तो उसको यहाँ नोट करेंगे। इस प्रकार ये बैलेंस शीट का प्रोफार्मा जो है वो आपका कंप्लीट होता है। पहले देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन द्वारा इसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।